हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जरीवाल। और वैसे तो आप लोगों को सबको पता ही है कि हम एक लंबी सीरीज चलाने वाले हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्री और पार्लर्स के लेवल पे हम लोग जो काम करते हैं उनके लिए हम लोग सीरीज चलाने वाले हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में पहले मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्यूटी इंडस्ट्री में मेरा भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये सिर्फ मैं अपनी एक्सपीरियंस बेस की बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ, क्लासेज हमने भी ली है, अलग अलग जगह से क्लासेज लिए है, उस चीज़ का हमें पता है। लेकिन ये सारी जो क्लासेज होंगी, जैसे ये एपिसोड का पहला वीडियो है, मतलब कि ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर आप है तो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो किस तरीके से करते हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बनी हुई, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से करने वाले हैं हम लोग, ताकि कोई भी ब्यूटी इंडस्ट्री में आए तो सिर्फ उठा के अपनी सीरीज देख ले कि हाँ इसमें हमें आना है कि नहीं आना है। तो ये आज का पहला वीडियो है। इससे पहले हमने इसका एक फॉलोइंग करवाया था कि आप ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए पहले वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले था कि सैलून मैनेजमेंट का आप वीडियो डालिए आप। तो सैलून मैनेजमेंट से पहले सैलून सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि आप शुरुआत से सारी चीज़ें बना के हमें भेजिए सर, ताकि हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं एक हिंदी भाषा में, प्योर हिंदी भाषा, देसी भाषा के अंदर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, ताकि सबको ये चीज़ें समझ में आए। ये अगर आपको इस वीडियो के बाद में अगर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आती है। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें छूट भी जाए, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले जाए, अगर आप कितने भी सटीक तरीके से आप चूज करने की कोशिश कर रहे, कुछ चीज़ें रह जाती है, कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कवर कर दूंगा इसको। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कुछ चीज़ें छूट जाती है, और जो छूट जाता है ना वो बड़ा होके दिखता है। हमेशा ध्यान रखना कि नहीं यार ये तो छूट गया है, इससे अच्छा है कि हम लोग उस तरीके से काम कर लेते हैं। बिजनेस सेटअप, सैलून सेटअप से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें, क्या हमारे लिए ये फील्ड सही है कि नहीं है, या किसी को हमने देखा और हम भी उस इंडस्ट्री में आ गए तो ऐसा है। तो इन सारी बातों पे हम लोग आज गौर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपनी सैलून बिजनेस के अंदर आपको स्ट्रेटजी, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग की पहचान, क्या मिशन है आपका, क्या ऑब्जेक्टिव है, और की टू सक्सेस, और प्रोडक्ट सर्विसेज, इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं, सेटअप बनाना चाहते हैं। ये मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मैं ये सिर्फ बिजनेस सेटअप करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, ये अभी यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट और ले रहा हूँ मैं, सैलून मैनेजमेंट का छोटा सा सेटअप्स के बाद में। तो क्या होता है कि सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था, ये एक ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस है, ये सिर्फ प्यार का बिजनेस है। अगर आपके पास में आप बोलने में एक्सपर्ट हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, काम अच्छा कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। सिर्फ काम करने से भी काम नहीं चलेगा। तो आपका सिर्फ ये प्यार का बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपको ये सब चीज़ें पहले सीखनी पड़ेगी। क्लाइंट रिटेंशन, क्लाइंट के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप क्लाइंट को अटेंशन अगर दे सकते हैं, उनको अगर आप टाइम दे सकते हैं, उनको अगर आप कवर अप कर सकते हैं, टावर आवाज़ ना करे रे, नीचे उठ जाने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जरीवाल। और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि एक सीरीज़ हम लोग लेके आते हैं जो हेयर ड्रेसिंग में काफ़ी अच्छी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जरीवाल। और वैसे तो आप लोगों को सबको पता ही है कि हम एक लंबी सीरीज चलाने वाले हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्री और पार्लर्स के लेवल पे हम लोग जो काम करते हैं उनके लिए हम लोग सीरीज चलाने वाले हैं।
ब्यूटी इंडस्ट्री में पहले मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्यूटी इंडस्ट्री में मेरा भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ये सिर्फ मैं अपनी एक्सपीरियंस बेस की बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ, क्लासेज हमने भी ली है, अलग अलग जगह से क्लासेज लिए है, उस चीज़ का हमें पता है। लेकिन ये सारी जो क्लासेज होंगी, जैसे ये एपिसोड का पहला वीडियो है, मतलब कि ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो किस तरीके से करते हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बनी हुई, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से करने वाले हैं हम लोग, ताकि कोई भी ब्यूटी इंडस्ट्री में आए तो सिर्फ उठा के अपनी सीरीज देख ले कि हाँ इसमें हमें आना है कि नहीं आना है। तो ये आज का पहला वीडियो है। इससे पहले हमने इसका एक फॉलोइंग करवाया था कि आप ब्यूटी इंडस्ट्री के पहले वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले था कि सैलून मैनेजमेंट का आप वीडियो डालिए आप। तो सैलून मैनेजमेंट से पहले सैलून सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि आप शुरुआत से सारी चीज़ें बना के हमें भेजिए सर, ताकि हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं एक हिंदी भाषा में, प्योर हिंदी भाषा, देसी भाषा के अंदर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, ताकि सबको ये चीज़ें समझ में आए। ये अगर आपको इस वीडियो के बाद में अगर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आती है। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें छूट भी जाए, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले जाएं, अगर आप कितने भी सटीक तरीके से आप चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें रह जाती है, कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कवर कर दूंगा इसको, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कुछ चीज़ें छूट जाती है, और जो छूट जाता है ना वो बड़ा होकर दिखता है। हमेशा ध्यान रखना कि नहीं यार ये तो छूट गया है, इससे अच्छा है कि हम लोग उस तरीके से काम कर लेते हैं। बिजनेस सेटअप, सैलून सेटअप से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें, क्या हमारे लिए ये फील्ड सही है कि नहीं है, या किसी को हमने देखा और हम भी उस इंडस्ट्री में आ गए तो ऐसा है। तो इन सारी बातों पे हम लोग आज गौर करेंगे। तो इसलिए दूसरी बात, न्यू क्लाइंट अट्रैक्शन, क्लाइंट रिटेंशन, स्टाफ प्रोडक्टिविटी, स्टाफ को रख सकते हैं तो आपके लिए शायद ये बिजनेस काम का है, नहीं तो शायद ये प्रॉब्लम आपका हो सकता है। ओके, तो ये छोटा सा सेटअप करने से पहले इन बातों का आप ज़रूर एक बार ध्यान कर लीजिए। और अगर आपको ये लिखना है, अगर आपको वीडियो के अंदर ये नंबर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी बुक में आप इसका नोट्स बना सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है कि आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान करनी है। और स्पेशली BSc SC के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। मैं चाह रहा था कि ये मैं छोटी छोटी वीडियो नहीं बना के एक वीडियो में पूरा सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँ। तो ये सैलून बिजनेस का पहला है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट यू नीड, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है सैलून मैनेजमेंट में ही है, वो है व्हाट यू नीड टू हैव। व्हाट यू नीड टू हैव, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो ये सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग कि एक सैलून को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सब चीज़ें पहले हमें सोचना होगा उसके बारे में। तो हम लोग एक एक टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ओके, व्हाट यू नीड टू हैव, हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग एक एक टॉपिक पे, ये 10 टॉपिक मैंने लिखे हैं, इस एक एक टॉपिक से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि आप अपना अगर सैलून स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका नाम होता है वो कैची नेम होना चाहिए हमेशा। कैची नेम मतलब हर किसी की जुबान पे आ जाए, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे कैची नेम मतलब कहने मतलब होता है कि अगर आप कोई भी सैलून डालते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो अपने नाम से ही वो अपना बढ़ा लेते हैं। वो एक समय था, अभी भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन नेम हमेशा कैची होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या लिखते थे, जैसे लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर,
ओके, तो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए ये। उसके बाद में एक और लिख देता है, जैसे मीनाक्षी सैलून, तो ये नाम नहीं होने चाहिए आपके। आपको नाम कैची नेम डालना है। तो आप अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे ना, जितने भी जो ज़्यादातर जो ब्रांड होते हैं ना, कैची नेम होता है। कैची नेम इन द सेंस, अगर आप कहीं पर भी आ कर रहे हो तो सैलून का नाम मून सैलून, या आप जैसे आप किसी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके नाम कैची नेम होना चाहिए हमेशा। जैसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कैची नेम ऑफ सैलून्स को, तो आप देख सकते हैं। जैसे बूम सैलून, मैं बहुत बार रेफर करता हूँ, जैसे बूम सैलून। और जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो लवीज सैलून, इस तरीके से कैची नेम होता है। आपको सबसे पहले अपने नाम को क्या करना है कि नाम कैची होना चाहिए आपका, एकदम स्टैंडर्ड, एकदम बिल्कुल कैची होना चाहिए, ताकि वो आगे एक ब्रांड लेवल पे काम कर सकते हैं। उसका एक बड़ी समस्या क्या आती है, अगर खुद के नाम में बड़ी समस्या क्या आती है, उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि अगर कोई अपना काम स्टार्ट करता है, हाँ कोई भी, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि अगर मान लो अगर कोई भी लिखा अपना नाम, जैसे कोई भी जिस तरीके से लिख दिया कोई की संगीता हो गया, संगीता सैलून कर दिया। ओके, तो इस संगीता सैलून जब बड़ा बनता है, समझ रहे हो ना, बड़ा बनता है तो लोग ना नाम से थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो आपको हमेशा अपने नाम पे जितना हो सके उतना आपको अवॉइड करना है कि उसका नाम से स्टार्ट ना करें आप सैलून का। तो कैची नेम आप अच्छे से गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। नाम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि नाम आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि वो नाम किसी का होना ही नहीं चाहिए दूसरे का। आपने अपना लुक सैलून कर लिया और लुक सैलून किसी और का है, तो आप जब आपका एक ब्रांड बड़ा बनेगा, या किसी ने लिख दिया कि मैंने लक्ष्मी सैलून कर लिया, तो लक्ष्मी तो ऑलरेडी है किसी का, जब आपका बड़ा ब्रांड बनेगा तो वो नाम आपको मिलेगा नहीं आपको। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए नाम पे। और वो आपको नाम की अवेलेबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिए। नाम की अवेलेबिलिटी कहाँ चेक करते हैं, तो हम पहले टॉपिक की बात करें। अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर नाम की अवेलेबिलिटी कहाँ चेक करनी है आपको, सबसे पहले आपको करना है कि उसका डोमेन नेम है कि नहीं है। डोमेन नेम, आप कल को आप www.laxmisaloon.com करेंगे तो आपको डोमेन नेम नाम नहीं मिलेगा ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो नाम आपको डोमेन नेम हो उसका। दूसरा, आपका उस नाम से रजिस्टर्ड हो सकता है नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप मिनिस्ट्री के ऑफिस में आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप चेक करते हैं, तो आपका अगर वो अवेलेबल है तो वहाँ पे भी आपको चेक करना है, वही नाम होना चाहिए। क्योंकि जब आप बड़ा ब्रांड बनाओगे ना तो समस्या वहाँ पे आएगी। तो जब आपका इतना बड़ा काम हो चुका है, बड़ा ब्रांड बन चुका है, तो फिर नाम चेंज करना बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कैची नेम के साथ साथ में आपकी नाम की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बताता हूँ, अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि अवेलेबिलिटी कहाँ चेक होती है, तो इसके कमेंट जरूर कर दीजिए। तो मैं आपको ये भी बता दूँगा कि अवेलेबिलिटी कहाँ चेक की जाती है। तो ये होना चाहिए बिल्कुल भी, नाम के साथ में आपका लोगो भी होना चाहिए। ओके, लोगो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका लोगो नहीं है तो लोगो स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका। जिस फील्ड से रिलेटेड है आप, अगर एकेडमी रिलेटेड है तो एकेडमी रिलेटेड होनी चाहिए, अगर आप सैलून रिलेटेड है तो सैलून रिलेटेड आपका लोगो होना चाहिए। लोगो भी आपको कॉपीराइट्स के लिए ये लोगो ट्रेडमार्क्स, अगर आप एक बड़ा सैलून काम करते हैं तो पहले ही अपने लोगो आप ट्रेडमार्क जरूर करवा लीजिए। ये 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आता है इसमें, तो आप लोगो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले था हमारा कैची नेम, जिसमें से मैंने बताया कि कहाँ आपको वो नाम आपका ही होना चाहिए, वर्ल्ड में कहीं नाम नहीं होना। जैसे हमारा नाम है, जैसे BHC सेक्टर काउंसिल हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये नाम आपको वर्ल्ड में किसी के दूसरे का नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई इस नाम से कोई सैलून ओपन करता है या कोई भी संस्था चलाता है, तो वो हम उसके ऊपर अपना
ट्रेडमार्क का हम लोग उसको FIR कर सकते हैं, तो वो उनका बंद करवा सकते हैं हम लोग। तो इसलिए नाम हमेशा कैची होना चाहिए। सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है सुटेबल लोकेशन। ओके, लोकेशन बहुत मैटर है करता है इसमें। अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्रीज में हैं तो अगर आप लोकेशन चूज नहीं करते हैं तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो लोकेशन होना चाहिए आपका बिल्कुल परफेक्ट। लोकेशन के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे चारों तरफ से लोग 2 किलोमीटर इधर भी लोग होना चाहिए, 2 किलोमीटर इधर भी लोग होना चाहिए, 2 किलोमीटर इधर, इस तरीके से लोकेशन हो जहाँ पे आना जाना हो, जहाँ पे आम पब्लिक का भी ठहराव हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए तो आपका तो यहाँ पे तो कोई किनारा है, शहर ही खत्म हो रहा है और यहाँ पे आने के बाद में ये नहीं, आपका लोकेशन होना चाहिए मार्केटिंग के अंदर, तो वो आप चूज करना है। अच्छा लोकेशन होना चाहिए, परफेक्ट लोकेशन। तो इसमें बिजनेस का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपका चाहे कितना ही पैसा क्यों नहीं लगा दिया आपने, लोकेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो दिक्कत करेगी। जहाँ पे अगर आप बड़ा ब्रांड बनाते हैं तो जहाँ पे आम पब्लिक के लिए आना जाने की सुविधा होनी चाहिए, गाड़ी पार्किंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे आसानी से लोग पहुँच सके। मैंने बहुत सारे ऐसे सैलून्स देखे हैं कि जितने भी बड़े बड़े उन्होंने पूरा सेटअप बना दिया है, लेकिन उनका लोकेशन सेट नहीं है तो वो काम चलता ही नहीं उनका, वो बंद हो जाते हैं। फिर मैंने बहुत सारे सैलून्स देखे ऐसे, दो बंद हो गए हैं ऐसा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, लोकेशन बहुत मैटर करता है। आप फॉरेन की जितनी भी ब्रांड देखोगे ना आप, जैसे स्टारबक्स हुआ या फिर KFC हुआ, इनका तो आप लोकेशन आप चेक कर लो आप। अच्छा, बेस्ट लोकेशन का आपको बता देता हूँ। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं ना, तो आप अपना जहाँ पे आसपास में स्टारबक्स KFC वहाँ पे है ना, आप जरूर सैलून डालिए आप वहाँ पे, क्योंकि उनका बेस्ट लोकेशन रहता है, ध्यान रखना। तो अगर लोकेशन अगर आपको सीधे शब्दों में बता रहा हूँ मैं, तो आप ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे अगर कॉफ़ी है तो फिर वहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो दूसरा है सूटेबल लोकेशन, बहुत मैटर करता है ये। तीसरा है रेंट एज पर पॉकेट। बहुत सारे लोग गलती यही कर देते हैं, बड़ा सा सेटअप बनाते हैं और रेंट जो होता है 30,000, 50,000, 1 लाख ऐसे रेंट पे कर लेते हैं। जहाँ तक कि उनका ब्रांड नहीं बना होता है फिर भी वो बड़ा सेटअप बना लेते हैं। तो वो सारी सबसे बड़ी, अगर आप न्यू सेटअप बनाते हैं तो मैं आपको सलाह यही देता हूँ मैं, आप कम से कम 10 से 15,000 रुपये का ही सैलून का रेंट आप कम से कम, इससे ज़्यादा, ये हाईएस्ट बता रहा हूँ आपको मैं, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ आपको मैं, इससे ज़्यादा आपको रेंट पे नहीं करना है। अगर आप शुरुआत करते हैं, सिर्फ अपना एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर आप शुरुआत करते हैं कि हम एक सैलून डालें, शुरुआत आपको यहाँ से करनी है, तो रेंट होना चाहिए एज पर पॉकेट। मतलब अगर 3 से 6 महीने अगर नहीं भी चलता है तो भी आपके पास में 60 से 70,000 रुपये रेंट के लिए होने चाहिए। अगर आपने सैलून का रेंट ही अगर 30,000 रुपये रख लिया या 50,000 रुपये रख लिया, तो अगर वो 6 महीने नहीं चला तो आपको तो वैसे दिवाला निकल जाएगा। अरे ये कोई गारंटी थोड़ी है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, लोकेशन सूट नहीं है या फिर आपकी मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका रेंट होता है एज पर पॉकेट होना चाहिए। ओके, लोकेशन करने के बाद में आपको चौथे पॉइंट पे है हमारा रिसर्च ऑफ कॉम्पिटिटर। आपके वहाँ कॉम्पिटिटर कौन कौन है ये आपको देखना है कि आपके वहाँ पे कौन कौन से कॉम्पिटिटर है। तो आपको वहाँ पे चेक करना है कि आसपास में कोई सैलून है, क्या क्या स्टैंडर्ड का है। नहीं, ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा ब्रांड खुला हुआ है और आप एक छोटा सा पार्लर लेके बैठ गए तो वहाँ पे आपका नहीं चलेगा। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ में ही उस तरीके की सैलून डालना है। अगर आपका कम बजट है तो आप थोड़ा सा बाहर की साइड में शुरुआती का दौर कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर होता है ना, बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये चीज़ बता देता हूँ मैं। उसके बाद में 5वें नंबर पे है वो है इंटीरियर डिजाइनिंग। बहुत सारे सैलून्स में हम लोग देखते हैं कि लोग कुछ भी उठा के किसी भी तरीके से सैलून का अपना इंटीरियर बना लेते हैं, रेड, ब्लैक, कुछ भी इस तरीके से। आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपको एक कलर सूटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 70 प्रकार के, इधर कुछ और लगा है बच गया तो वो उधर लगा दो, या नहीं। आपको ऐसा इस तरीके से सारी चीज़ें रखनी है आपको कि इंटीरियर डिजाइनिंग होती है। क्योंकि जैसे आप बड़ा ब्रांड बनाते हैं, आपका कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो वहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत मैटर करता है उस तरीके का। तो इंटीरियर डिजाइनिंग होता है वो
ज़्यादातर 2 या 3 कलर ही काफ़ी है, आप रख सकते हैं। वैसे सैलून में ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही चलता है, तो आप ये ध्यान रखना कि इंटीरियर डिजाइनिंग में आप ऐसा नहीं कि कुछ भी फूल पत्ती का कुछ भी लगा लेंगे आप, तो उससे आपका काम नहीं होने वाला है। ओके, तो इंटीरियर डिजाइनिंग इज महत्वपूर्ण है, ये बहुत टॉपिक। इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद में आपको परचेज इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स होते हैं आपके, जो ड्रायर हुए, आयनिंग मशीन हुई, सीजर हुए, कॉम, राउंड ब्रश, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल ही रखनी है, क्योंकि काम आपका यहाँ से होने वाला है। चाहे कुछ चीज़ें आप चाहे कलर चाहे डुप्लीकेट लगा दीजिए इंटीरियर में, चलेगा। हाँ, पर्दे एक जगह नहीं है तो चलेगा, लेकिन जो इक्विपमेंट होते हैं ना वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए। हाँ, इक्विपमेंट्स के लिए मैं एक और बता देता हूँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास में कि सर आप कौन कौन सा ब्रांड यूज करते हैं, और हमें भी आयनिंग मशीन चाहिए, और हमें भी ड्रायर लग दीजिए हमें। तो मैं उनको यही बता देता हूँ मैं कि मैं आइकॉनिक का यूज़ कर रहा हूँ। मैं कोई ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आइकॉनिक का ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं ऑलमोस्ट। वैसे कोई ब्रांड का ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी ब्रांड, तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में ब्रांड है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सस्ती रेट में इसका डिस्काउंट रहता है। जो एक्सपो रहते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में एक्सपो होते हैं इनके, तो वहाँ पे जाके अगर आप मुंबई या दिल्ली या कहीं आसपास कोलकाता, चेन्नई, तो वहाँ पे अगर कभी अगर एक्सपो का मौका मिलता है तो वहाँ से आप सस्ती रेट में ख़रीद सकते हैं इक्विपमेंट। और आप एक्सपो में जब भी जाते हैं, और कुछ खरीदो या ना खरीदो, प्रोडक्ट की तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट तो ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको इक्विपमेंट ओरिजिनल होना चाहिए आपका। ओके, इक्विपमेंट के बाद में, परचेज इक्विपमेंट के बाद में, तो इसके बाद में है परचेजिंग इक्विपमेंट के बाद में परचेज प्रोडक्ट, हायरिंग स्टाफ। स्टाफ हायरिंग के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्टाफ आपको न तो हाई प्रोफाइल करना है, न आपको लो बेस पे काम करना है। तो स्टाफ के लिए आपको स्टाफ हायरिंग का है। रेट लिस्ट एज पर मार्केट, मार्केट के अंदर जो जिस मार्केट में आपका लोकेशन है उसमें रेट लिस्ट क्या चल रही है, ये आप एक बार कहीं आसपास के सैलून में जाके विजिट जरूर करें। बहुत सारी क्लासेज में बोलते हैं कि आप रेट लिस्ट खुद क्यों नहीं बनाते हैं, आप रेट लिस्ट खुद बनाइए और आपको इधर उधर से रेट लिस्ट नहीं लेनी चाहिए, ऐसा है। तो मैं आपको सीधा सिंपल सा बता देता हूँ आपको मैं कि आप चाहे कितना भी आप खुद का आप रेट लिस्ट बना लीजिए, आपको अगर अपनी मार्केट में ऐसे कॉम्पिटिटर के साथ में फाइट करना है तो आपको उनकी रेट के हिसाब से ही काम करना होगा। ये ध्यान रखना है, आपको रेट लिस्ट बनानी है। उसके बाद में ऑफर्स एंड डिस्काउंट, आपको क्या क्या देना है, मंथली क्या डिस्काउंट रहना चाहिए। ओके, उसके बाद में आता है अपना ऑफर्स का। तो ऑफर्स के साथ में आपको डिस्काउंट किस तरीके से करना है, हम लोग डिस्काउंट में क्या क्या ऑफ़र बना सकते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग अलग से बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो का एक पार्ट है ये। तो ऑफर्स में आपको फर्स्ट विजिट का अलग बनाना है, और सेकंड विजिट, वीकली, मंथली, ओकेशन वाइज, त्यौहार जो भी है उस तरीके से हम लोग करेंगे बातचीत कि डिस्काउंट हमें क्या क्या बनाने चाहिए, किस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। क्लाइंट को ऑफ़र ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही ऑफ़र होना चाहिए, इस पर हम लोग अलग से बातचीत करेंगे। तो ये थे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो व्हाट यू नीड टू हैव। तो ये 10 पॉइंट है। कैची नेम, सुटेबल लोकेशन, रेंट एज पर पॉकेट, रिसर्च ऑफ कॉम्पिटिटर, इंटीरियर डिजाइनिंग, परचेज इक्विपमेंट, परचेज प्रोडक्ट, हायरिंग स्टाफ, रेट लिस्ट एज पर मार्केट और ऑफर डिस्काउंट। ये है आपके 10 प्रकार के हैं। ओके, अभी हम बातचीत करने वाले हैं मार्केटिंग हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका जो थर्ड जो स्लाइड है, 3rd से 4th स्लाइड है ना, उसमें हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग सैलून बिजनेस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कर देते हैं रफ। ओके, तो ये है मार्केटिंग। मार्केटिंग हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ऑनलाइन मार्केटिंग है और एक है ऑफलाइन मार्केटिंग। तो हम लोग चेक करेंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, ऑफलाइन। तो इस मार्केटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे हम लोग ऑफलाइन। ऑफलाइन मार्केटिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। सेकंड जो हमारा रहेगा वो है
ऑनलाइन हमारे क्या क्या साधन हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो सैलून बिजनेस में उसके बाद में जैसे होता है ऑफलाइन में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, और ऑनलाइन में हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फ्लेयर। फ्लेयर है सकते हैं आप। दूसरा आप किसी के विजिट करके आप बंटवा सकते हैं पेपर। तो ये सबसे पहला है फ्लेयर। ऑफलाइन में अगर आप अपना पेम्पलेट छपवा के और किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी गली बॉय जो बांटने वाले लड़के होते हैं, लेडीज़ होती है, बहुत सारे जो मार्केटिंग घूमते हैं, तो वो मार्केटिंग में होती है जो आप देखते हैं ना कि बहुत सारी जगह नुक्कड़ पे लोग खड़े होते हैं, पेपर बांट रहे होते हैं। तो उस तरीके से आप फ्लेयर को आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लेयर है। सेकंड होता है आपका विजिटिंग कार्ड। आप अपना विजिटिंग कार्ड बनवाइए अच्छा अट्रैक्टिव सा, उसमें से आपका लोगो भी होना चाहिए, सैलून का नाम होना चाहिए और ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अपना विजिटिंग कार्ड में कर सकते हैं। तीसरा है अच्छा सा अपना बैनर बना सकते हैं आप अट्रैक्टिव बड़ा बैनर। हमेशा बड़े सैलून में आप जब भी देखेंगे ना तो एक बहुत बड़ा सारा होल्डिंग जैसा लगा रहता है उनके सैलून में, सबसे बड़ा दूर से दिखता है। तो आपका बैनर ऐसा होना चाहिए दूर से एकदम, उसमें बिल्कुल पार्लर्स में क्या करते हैं, सैलून्स में क्या करते हैं, वो एकदम पूरा सा इतना बड़ा बैनर होता है, उसमें नाम लिख देते हैं, उसमें नंबर लिख देते हैं, उसमें क्या क्या सर्विसेज देते हैं, ऐसा करके पूरा ऐसा खिचड़ी पका देते हैं उसको। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ नाम होना चाहिए, उसके नीचे सैलून है, सर्विसेज दी जाती है, बस सीधा सिंपल सा लिखने का। ठीक है, तो आपका बैनर भी आपको ध्यान में रखना है। BHCSI के जितने भी सेंटर्स हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक बैनर नहीं बनवाया तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं बच्चों को। तो आपका बैनर आगे फ्रंट पे होना चाहिए और बैक साइड में जब भी आप बच्चों को ड्रेस वगैरह प्रोडक्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पीछे बैनर लगा होना चाहिए आपका BHCSI का, जिसमें से उसका लोगो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, बैनर स्टैंडी, बाहर मार्केट में मेन चौराहे पे हम लोग देखते हैं कि स्टैंडी लगा होता है। तो उस तरीके से आप अपना एक स्टैंडी बना के जो शाम को अपने सैलून में डाल देते हैं, सो बाहर रख देते हैं। तो स्टैंडी ज़रूर बनाइए अपना, अगर आप नए सैलून कर रहे हैं तो स्टैंडी में बनवाइए। मेंबरशिप कार्ड आप छपवा के रख लीजिए ताकि आप अपने स्टूडेंट को अपने क्लाइंट्स को दे सके। मेंबरशिप कार्ड में मेंबरशिप कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है, ये ऑनलाइन भी होता है, ये ऑफलाइन भी होता है। हमारे BHCSC के सेक्टर काउंसिल में जितने भी जो सैलून हैं उनके लिए हमने मेंबरशिप का भी एक पूरा प्रावधान लिखा है, पूरा सिस्टम बना के दिया है उनको। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर देखिए। ओके, मेंबरशिप। ओके, ये जो वीडियो शूट हो रहा है ना, ये थोड़ा सा ओपन में हो रहा है, तो थोड़ी हो सकता है बाहर से कोई नॉइज़ वगैरह है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। मेंबरशिप, लॉयल्टी कार्ड, जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं उनके लिए लॉयल्टी कार्ड बना सकते हैं आप। ये सारी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल है, www.bhscsi.in पे आपको ये सारी चीज़ें सैलून न्यूज़ के अंदर मिल जाएगी। आपको सैलून न्यूज़ के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। हो सकता है ये चीज़ें आपको इस समय क्लियर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे हम लोग पूरी सारी सेटअप बना के रेडी कर देते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है, इसमें क्या क्या सुधार करना है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद में आता है ऑनलाइन में ये जो 5 फॉर्मूले मैंने बताए ये तो कंपलसरी है ही है, इसके अलावा और भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो पहला आप अपना वेबसाइट ज़रूर बनवाइए, आप अपने नाम से। मैंने पहले कहा था आपको कि आपका नाम होता है वो डोमेन ज़रूर होना चाहिए, उसमें आपका डोमेन ज़रूर होना चाहिए। तो अगर वेबसाइट तभी बनेगी ना, जैसे www.com, तो फिर आपका नाम रहेगा। जैसे कि अगर किसी का नाम अगर laxmisalon.com है तो वो www.laxmisalon.com या .in आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये जो नॉर्मल नाम है वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप सैलून का नाम निकालने से पहले सारे जो जितने भी डोमेन्स रहते हैं आप ज़रूर उसको बुक कर लीजिए। आप उसके बाद वेबसाइट बनाइए। उसके बाद में लोगो आ गया है, रजिस्टर विथ लोकल सर्च साइट्स। अपने सैलून को लोकल सर्चिंग जो सर्च करते हैं, जैसे गूगल सर्च हुआ, जस्ट डायल हुआ, येलो पेजेस हुआ, लिंक्डइन हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। जितना प्रोफाइल आप बना के ज़रूर रखिए उसमें। सोशल मीडिया में मार्केटिंग ज़रूर कर सकते हैं, ये ऑनलाइन मार्केटिंग है। सोशल मीडिया में एक पेड मार्केटिंग होती है
और एक होता है जो फ्री मार्केटिंग। बहुत सारे लोग तो फ्री मार्केटिंग यूज करते हैं, लेकिन अगर आप पेड मार्केटिंग करते हैं, सोशल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में पेड प्रमोशंस जो मैसेज होते हैं वो आप अगर आप भेजते हैं या सोशल मीडिया में अगर आप पेड प्रमोशन करवाते हैं तो वहाँ पे आपके चार्जेस देने होते हैं। उसमें उसका बेनिफिट क्या रहता है कि अगर आप सोशल मीडिया में अगर आप पेड प्रमोशंस की साइट्स पे आप अपना मार्केटिंग करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस को चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप सोशल मीडिया में मार्केटिंग करते हैं तो आपको क्या करना है, क्या करना है, अपना लोकेशन चूज कर लीजिए। जैसे कोई दिल्ली में रहता है, साउथ दिल्ली में, तो वो अपना सिर्फ साउथ दिल्ली चूज करेगा। किस किस को आपका ऐड दिखना चाहिए, महिलाओं को दिखना चाहिए, तो आप फीमेल को कर सकते हैं टारगेट। अच्छा, उसका भी एज होता है कि कितने से कितना दिखना चाहिए, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं 25 to 65 या 18 से जितने बच्चे हैं तो आप, अच्छा वहाँ पे लोग रहते हैं, लोग उनको ही दिखना चाहिए। यहाँ पर वहाँ पे जो कोई विजिट करता है, जैसे कोई घूमने के लिए गया है, उसको भी ऐड दिखने का। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप लोगों को नहीं आती है तो आप इसका कोर्स ज़रूर कर लीजिए, आपके आसपास में सोशल मीडिया मार्केटिंग की होगा। उसके बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उन पे आपका बिल्कुल प्रोग्राम चलना चाहिए, इस पे आपका पूरा प्रोफाइल कंप्लीट रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूट्यूब, फेसबुक और भी बहुत सारी साइट्स चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टूल्स, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या होना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो इसको हम लोग कर देते हैं क्लीन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑफलाइन में आपको मैंने बता दिया है पूरा, ऑनलाइन में मैंने पूरे समझा दिया है आपको। और भी अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी ये हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यानी टूल्स, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको अभी भी, ये तो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में स्टाफ मैनर्स, स्टाफ के अंदर बोलने का मैनर्स होना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर ये सब तो आप चीज़ों को पता ही है कि किस तरीके से हमें बातचीत करनी है। ये सेटअप के साथ साथ थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी प्रोसेस है इसमें, लेकिन अच्छा है। मैनेजमेंट का हम लोग अलग से और पढ़ाएंगे कि मैनेज सैलून के अंदर आप किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ सेटअप के साथ साथ चीज़ें जानने के लिए है। ओके, तो सबसे पहले यही है कि स्टाफ मैनर्स, बातचीत करने का तरीका, बिल्कुल बातचीत, अगर आपको मैनर्स का अगर थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो आप एयर होस्टेस का ले सकते हैं। अच्छी ग्रूमिंग के साथ में वो उनका मैनर्स सही रहता है ऑलमोस्ट, तो वहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। स्टाफ ग्रूमिंग प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, स्टाफ की ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे सैलून्स में देखा ना, ग्रूमिंग नहीं करते हैं बच्चे, आके मेकअप तो बहुत सारा लगा देते हैं लेकिन हेयर बिखरे हुए होते हैं। नहीं, या तो हेयर पूरे एकदम ब्लो ड्राई के साथ में अच्छे होने चाहिए अगर आपके खुले हेयर है, और या फिर पूरे आपका बंद बना हुआ होना चाहिए। तो स्टाफ ग्रूमिंग के साथ में आपका प्रॉपर होना चाहिए। एटिकेट्स होना चाहिए, एटिकेट्स बोलने का जो तरीका है, एटिकेट्स अच्छे होना चाहिए। लोग बार बार बातचीत करने के लिए आपके पास में आए, लोग चाहे कि आपसे बार बार बात करें, एटिकेट्स होना चाहिए। आप कह के बात कर सकते हैं आप, और कुछ बातचीत होती है ऐसी जैसे दीदी बुलाना होता है, लोग बोल देते हैं दीदी, तो कि ये कर दूंगा दीदी, तो आपको प्रोफेशनलिज्म में आपको मैडम या मैम बुला सकते हैं, सर बुला सकते हैं आप, भैया ये सब नहीं बोलेंगे। बहुत सारे सैलून में हम जाते हैं ना, भैया ये कर दूं क्या आपका, ऐसा नहीं होता है भाई, नहीं, सर बोलने का, और मैडम या मैम बोल सकते हैं हम। एटिकेट्स होना चाहिए पूरा प्यार से, एटिकेट्स जो नहीं बताया था ना, ह्यूमन रिसोर्स, ये प्यार का बिजनेस है, तो यहाँ पे आपका ये काम आता है। स्पीकिंग, ये ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आती तो आप प्योर हिंदी में भी बात कर सकते हैं। तो आपका बोलने का स्पीकिंग होता है बिल्कुल स्लो होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए बातचीत के अंदर। ऐसा नहीं कि आप रामायण की तरफ उसके सामने पढ़ दें। तो बातचीत करने का तरीका पूरा प्रॉपर होना चाहिए, आपका ठहराव होना चाहिए। आगे जब हम लोग सैलून मैनेजमेंट में, आगे जो मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट वीक जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे किन किन चीज़ों पे हमें और हम लोग नज़र डाल सकते हैं। ओके,
उसके बाद में आता है क्रॉस सेलिंग। आपको क्रॉस सेलिंग करवाना ही है। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे सैलून्स में क्या होता है, आया था आईब्रो करवाने के लिए, आपने उसको प्रोडक्ट भी दे दिया, हेयर सर्विस भी दे दिया, मेकअप सर्विस भी आपने बुकिंग कर लिया, अच्छे। तो क्रॉस सेलिंग होना चाहिए आपका स्टाफ के साथ में। स्टाफ होता है कि कस्टमर के सबसे नज़दीक रहता है स्टाफ, तो क्रॉस सेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारी जगह पे हम लोग देखते हैं कि लोग सिर्फ और सिर्फ आते हैं काम पे और जितना उनको बोला जाए उतना ही वो काम करके छोड़ देते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, वो सब चीज़ें जो न्यू सैलून्स में अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान करनी है कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट को ज़रूरत हो उसकी, तो आपको ये सारी वेरिएशन आपका, जब मैंने इससे पहले जो आपको मैंने बताया था कि डिस्काउंट का, तो आप उनको डिस्काउंट बताइए, उनको आप प्रोडक्ट बताइए कि आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम है, आप ये प्रोडक्ट यूज करें। छठा है प्रोडक्ट सेलिंग थ्रू बाय स्टाफ एंड कैश काउंटर। कैश काउंटर से भी आप बेच सकते हैं। बहुत सारे अगर आप कैश काउंटर पे देखें तो पीछे प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगे रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, स्टाफ के थ्रू भी बेच सकते हैं। तो ये थे मार्केटिंग के स्ट्रेटजी कि आप किस तरीके से अपने सैलून के अंदर आप अपनी स्ट्रेटजी या टूल्स बना सकते हैं। तो ये थे 6 पॉइंट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टाफ मैनर्स, दूसरा नंबर है स्टाफ ग्रूमिंग, प्रोफेशनलिज्म, प्रॉपर एटिकेट्स, उसके बाद में स्पीकिंग, फिर क्रॉस सेलिंग और प्रोडक्ट सेलिंग थ्रू बाय स्टाफ एंड कैश काउंटर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये तो रहा सैलून बिजनेस के प्लान के बारे में। कहने का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी सैलून कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बिजनेस की तरह इसमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई काम ही नहीं जिसमें से अच्छाइयाँ हो। तब लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हमें पता चलनी चाहिए। तो हम बातचीत करेंगे कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, कि क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स हम लोग नोट करेंगे। तो इस साइड में मैं आपको प्रोज लिखाऊंगा, उस बाद उस साइड में मैं आपको कॉन्स में बताऊंगा। तो हम लोग करते हैं प्रोज एंड कॉन्स। सैलून बिजनेस के क्या क्या प्रॉन्स है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं इसकी, अच्छाइयाँ, और क्या क्या बुराइयाँ हैं इसकी, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है। तो सबसे पहले तो मैं अच्छा ही बता देता हूँ आपको मैं, ये एक रिसेशन फ्री बिजनेस है। ये सालों साल चलता रहता है, 12 महीने, कभी शादियाँ, कभी कुछ और पर्व, तो ये इसमें कभी मंदी का माहौल नहीं आता है, बहुत कम आता है इसमें। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये रिसेशन फ्री है, कहीं गैप नहीं है इसमें। दूसरा है ऑल टाइम हिट। ये इंडस्ट्री कभी भी नीचे नहीं जाने वाली है, ये हमेशा हिट ही रहने वाली है, सुपर डुपर जाने वाली है, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होता है। तो दूसरी बात है ये ऑल टाइम हिट रहती है। तीसरा है कैन स्टार्ट फ्रेंचाइजी। अगर आप अच्छे लेवल पे काम करते हैं, सारी चीज़ें जो मैंने पहले सारी बताई हैं वो सब चीज़ें अगर आप काम करते हैं पूरे प्रॉपर वर्क, तो आप अपना फ्रेंचाइजी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना फ्रेंचाइजी बेस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे एक सैलून हुआ, दूसरा सैलून हुआ, 3 हुआ, तो इस तरीके से आप फ्रेंचाइजी बेस पे काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। करेंगे हम लोग बातचीत कि फ्रेंचाइजी का क्या रोल रहता है। हो सकता है इससे पहले मैंने एक यूट्यूब पे जाके चेक कर लीजिए, फ्रेंचाइजी का वीडियो डला हुआ है कि फ्रेंचाइजी होती क्या है, तो देख लीजिए आप ज़रूर जाके एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। रन मल्टीपल चेन, आप मल्टीपल चेन से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 सैलून, 2 सैलून, 3, 4, 5, इस तरीके से मल्टीपल सैलून से स्टार्ट कर सकते हैं। मेक ए ब्रांड नेम, अपना ब्रांड बना सकते हैं आप। और ये भी एक फ्रॉज है इसका। और कैन वी द टेक द लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट से लोन भी ले सकते हैं, बैंक में जाके एक लोन भी ले सकते हैं। तो ये थे आज के फ्रॉज थे हमारे सैलून में कि क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं।
तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इनकी अच्छाइयाँ हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ये। कौन यानी बुराइयाँ क्या क्या है, स्टाफ डिपेंडेंसी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्टाफ के ऊपर ही डिपेंड है ये, तो स्टाफ डिपेंडेंसी है। तो अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आपका बिजनेस बंद है, तो स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंस है। दूसरा है स्टाफ वोलेटाइल इश्यू। स्टाफ का बड़ा इश्यू रहता है इसमें, आज मेरा ये काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या, बहुत बड़े तो वोलेटाइल होता है ना, वो इश्यू रहता है इसमें। तीसरा है कंपटीशन। कंपटीशन बहुत है इसमें। वैसे तो हर बिजनेस में कंपटीशन है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत है इसका। ब्यूटी बिजनेस में अगर आप सैलून बिजनेस चलाते हैं तो इसमें कंपटीशन शायद आपको पता होगा। तीसरा कॉस्टिंग, काम चले या ना चले वो तो अलग बात है। स्टाफ की सैलरी, रेंट, भाड़ा, इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स कॉस्ट है आपकी, वो आपको देना ही देना है, चाहे काम हो या ना हो। तो ये सबसे इश्यू होता है। ये स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंसी का मतलब होता है अगर आपने 10 स्टाफ रखा है, काम नहीं चला है, तो आपका स्टाफ की सैलरी भी देनी पड़ेगी और फिक्स कॉस्ट है वो भी देना पड़ेगा आपको। तो इसका सबसे बड़ा इश्यू रहता है कि काम चले या ना चले, फिक्स कॉस्ट। पांचवा है अगर आप बड़े ब्रांड पे काम करते हैं तो टैक्सेबिलिटी, आपको टैक्स भी देना पड़ता है। अगर आप बड़ा बिजनेस चलाते हैं तो अभी आपको पता ही है जीएसटी लगता है 18% ब्यूटी में, अपने ब्यूटी सर्विसेज में 18% जीएसटी है, शायद 18 ही है मेरे हिसाब से। तो ये था आज सैलून बिजनेस का प्लान कि अगर आप एक सैलून बिजनेस चलाते हैं और अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं, तो एक बार ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में कोई है जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा आप अपने स्टूडेंट को ज़रूर दिखाइए एक बार, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके स्टूडेंट्स के साथ में कि आप जो सीख रहे हैं उसके लिए आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा आपको। तो ये था आज सैलून बिजनेस का प्लान। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम में हम लोग कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट जो आप वीडियो है वो कौन सा देखना चाहते हैं। वैसे तो मैनेजमेंट का डालने वाले हैं हम लोग, लेकिन नेक्स्ट टाइम में हम लोग कौन सा वीडियो डालने वाले हैं तो वो आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये था आज का वीडियो और मिलते हैं फिर नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।